हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। 3 बजे से ही मैंने ये क्लास को बोला था आपने, ये क्लास मैं 3 बजे से स्टार्ट करूँगा, लेकिन किसी कारणवश मैं लेट हो गया हूँ। सॉरी सॉरी। तो आज हम अब क्लास शुरू करते हैं और ये क्लास है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जितनी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश की व्यापम और MPPSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो सब मेरी लाइव क्लास से जुड़ जाएं और मेरी इस लिंक को शेयर कर दें आप, ठीक है, अपने अन्य ग्रुप में। लाइव क्लास का लिंक आप शेयर कर दें जिससे कि आपके अन्य कलीग्स भी मेरी इस लाइव क्लास को देख पाएँ। और साथ ही साथ में सारे एग्ज़ाम्स जो कि व्यापम कंडक्ट कराता है उन सभी पर मैंने MP के स्टैटिक जीके की वीडियोस पहले से ही बना के रखी हुई हैं, तो वो भी आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, पहले आप एक बार हेलो हेलो कमेंट कर दें मेरे को फटाफट। आई एम वेटिंग। सब यस लिख के भेजें और अगले 5 मिनट में मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अबाउट MPG के। तो आप सारे विद्यार्थी एक बार यस कमेंट करें और थंब रूल है कि 5 मिनट तक हम वेट करेंगे। देन उसके बाद में एटलीस्ट कम से कम 50 व्यूअर्स मेरे पास में होना चाहिए जो कि लाइव क्लास मेरे साथ में जुड़ सकें। तो जब तक 50 मेरे पास में देखने वाले और क्लास को अटेंड करने वाले व्यूअर्स नहीं मिलेंगे विद्यार्थी, जब तक मैं इस क्लास को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो फटाफट मेरे इस लाइव क्लास के लिंक को आप शेयर करें जिससे कि अन्य जितने भी हैं वो फटाफट जुड़ पाए। मैं वेट कर रहा हूं। फिर हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर। सबसे पहले आप मुझे बता देना कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी मेरे को बताएं। और सारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो एक बार यस कमेंट कर दें मेरे को। तब तक मैं आपको मेरी तरफ से एक प्रोमो वीडियो है जो कि अनअकैडमी का है, और अनअकैडमी अभी आपके सामने बहुत ही प्यारा फीचर लेके आया है, ठीक है ना। वो है फ्री प्लान है अनअकैडमी का ये, जिसमें कि ये 1 दिसंबर से लॉन्च हुआ है, ठीक है। और इसमें आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री में यहाँ पर लाइव क्लास आपको मिल रही है, यहाँ पे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर होंगे। तो इसके बारे में आप सुने पूरा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के फ्री प्लान्स के बारे में। अभी अभी अनअकैडमी ने 1 दिसंबर को ये फ्री प्लान लॉन्च किया है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि MPPSC और व्यापम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा मौका है अनअकैडमी पर पढ़ाई करने का, जिसमें कि फ्री प्लान्स के तहत आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी विच इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ऐप, जिसके द्वारा आप व्यापम और MPPSC की तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा फ्री प्लान इन्होंने ये लॉन्च किया है। इस फ्री प्लान्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस पर वीक। हर वीक आपको 500 से अधिक फ्री लाइव क्लास इसमें मिलेगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। इसमें कि आपको लाइव जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है ना। एंड नोट्स बाय द MP टॉप एजुकेटर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी से जुड़े हुए, वो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, ठीक है। आपको डेली और वीकली जो लाइव मॉक टेस्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराएगा अनअकैडमी, जो कि टॉप एजुकेटर्स द्वारा इसके पूरे पेपर का एनालिसिस भी होगा, ठीक है ना। कवरिंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम। इसमें मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा और MPPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। कौन कौन से? MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल प्रहरी, ये सारे एग्जाम्स यहाँ पर आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में फ्री लाइव क्यूज, लाइव जो क्विज है जिसमें कि 20,000 से भी ज्यादा
जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें सभी सब्जेक्ट्स के इसमें कवर हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको अलग से एक T20 सीरीज भी चालू कर रहे हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 20 मिनट के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना, 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे उन सभी क्वेश्चंस के यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी होगा जो कि 8 बजे से स्टार्ट होगा पेपर एनालिसिस बाय द टॉप एजुकेटर्स। साथ ही साथ में स्पेशल इवेंट्स और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और भी अलग जो एग्जाम्स के सेशन है वो भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। आपको फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी लर्नर ऐप, ठीक है ना। एंड्रॉयड जो मोबाइल है आपके पास में वहां पर प्ले स्टोर से सबसे पहले फ्री लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा MPPSC या फिर व्यापम। MPPSC व्यापम उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जब वो इंस्टॉल हो जाता है। देन उसके बाद में आपको जो भी लर्नर है जो फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, फ्री नोट्स लेना चाहता है, तो सबसे पहले आपको हरदयाल कुशवाहा ये रेफरल कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी आप जितने भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से मोबाइल पर फॉर्मेट आएगा यहाँ पे कि आपको फ्री जो एक्सेस का रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा ये आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो स्पेलिंग है इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। HARDYALKUSHWAHA जिस तरीके की स्पेलिंग दी हुई है वो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन यू विल अनलॉक दैट फ्री प्रोडक्ट्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल एक्सेस ऑल द फ्री प्रोडक्ट। आफ्टर एंटरिंग दैट कोड, जो रेफरल कोड है वो आप जैसे ही कोड एंटर करेंगे आपको सारे फ्री जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आपको उसको लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है प्लस वाला अनअकैडमी का उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अलग अलग यहाँ पर कोर्सेस हैं, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, प्लस 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है और 24 मंथ का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लान है उस प्लान में आपके ऑफ भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि 10% ऑफ भी है यहाँ पर, 17% ऑफ, 25% ऑफ, ठीक है ना। और आगे चलें तो आपको 54% ऑफ और 67% ऑफ 24 मंथ्स के लिए आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको अगर वो रेफरल कोड आप डालेंगे जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया हरदयाल कुशवाहा, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑफ द एडमिशन फीस। यहाँ पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शन में भी 10% का डिस्काउंट यहाँ पर पा सकते हैं। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट वेरी गुड फीचर्स इन अनअकैडमी फॉर द फ्री लाइव क्लासेस इवन इन द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है ना। इसमें भी आपको पूरा का पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जो फ्री लाइव क्लासेस हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, इसका आप भरपूर उपयोग कीजिए और मध्य प्रदेश की MPPSC और व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक इट। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की MP GK पर अनुसूचित जाति और जनजाति पर ये लाइव क्लास। अभी टोटल 34 व्यूअर्स कनेक्ट हो चुके हैं मेरे इस लाइव क्लास से। थोड़े से और की ज़रूरत है, फटाफट आप कनेक्ट हो जाएं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मध्य प्रदेश के मैप पर, मध्य प्रदेश का जो मैप है उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। ये देखिए ये मैप आ गया मध्य प्रदेश का। इस मैप पर मैं आपको मध्य प्रदेश की ST/SC जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट है उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की MPPSC और अन्य एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे अधिक
अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का निवास रहा है और उसके सारे फैक्ट्स मैं इसमें कवर करूंगा। तो सबसे पहले सारे विद्यार्थी फटाफट मेरी क्लास को लाइक दबा दें, फटाफट लाइक बटन, और साथ ही साथ में आप यस कमेंट भी लिख के मेरे को दें यहाँ पर। और आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार बता दें कि हाँ यस करके कि हाँ क्लियर है आवाज। फिर हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की इस लाइव क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं अपन अनुसूचित जाति पर, ठीक है ना। उसके बाद में आगे पहुंचेंगे अनुसूचित जनजाति, यानी कि सबसे पहले एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, या फिर इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है ना। इसके ऊपर हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश में कहाँ पर अनुसूचित जाति कितने मात्रा में पाई जाती है और कौन से क्षेत्र में अधिक निवास करती है, उसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं। जो अनुसूचित जाति है ये संविधान में कौन से अनुच्छेद में सूचीबद्ध है, ये मैं सबसे पहले बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो संविधान के 341वां जो अनुच्छेद है, ठीक है ना, आर्टिकल बोलते हैं इसे, 341वें आर्टिकल में एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, अनुसूचित जाति सूचीबद्ध है, ठीक है ना, सूचीबद्ध है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। 341 ये क्वेश्चन बन सकता है। संविधान के 341वें आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति है वो इसमें सूचीबद्ध जाति कहलाती है ये, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है अगर इसको सेंसस, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार जाना जाए, ठीक है ना। जनगणना जो हुई थी 2011 में, अब अगली जनगणना कब होनी है, 2021 में होनी है। तो हर 10 वर्ष में ये अपने पूरे भारत की जनगणना होती है, सेंसस, ठीक है ना। और उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सी जाति और कितनी पॉपुलेशन है, ये सभी चीजों की जनगणना की जाती है इसमें, ठीक है ना। जाति के आधार पर भी जनगणना की जाती है, तो जाति के आधार पर ये जनगणना 2011 में की गई थी। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एससी, ठीक है ना, एससी परसेंटेज में, ठीक है ना, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो एमपी में कितनी है, 15.6%, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट ट्राइब की जो जनसंख्या है प्रतिशत के मामले में वो 15.6% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। और इसको अगर नंबर्स में लिया जाए तो नंबर्स में लेंगे तो ये 1,13,00,000 के समथिंग, ठीक है ना, 1,13,00,000 के समथिंग यहाँ पर एससी, ठीक है ना, शेड्यूल का अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर राज्य में निवास करते हैं, ठीक है ना। पूरी मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ के आसपास है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें से 1,13,00,000 के आसपास की जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट में है यहाँ पर मध्य प्रदेश में टोटल कितनी अनुसूचित जातियां हैं। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 40, ठीक है ना, 40 से अधिक यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, जो अलग अलग मतलब अलग अलग जातियों में, अनुसूचित जातियों में भी अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। तो 40 से अधिक यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी जाति कौन सी है, अगर देखा जाए तो एससी में जो सबसे बड़ी जाति है, ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार, सबसे जो बड़ी जाति है, ठीक है ना, वर्ग बोल सकते हैं एससी में, ठीक है ना, सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यहाँ पर है वो है चमार, ठीक है ना। चमार ये है ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति में। उसके बाद में अन्य भी पाए जाते हैं, अन्य में जैसे कि खटीक है, ठीक है ना, खटीक को रखा गया है इसमें, जो कि अनुसूचित जाति में दूसरी सबसे बड़ी जाति है। पहले नंबर पे आती है चमार और दूसरे नंबर पे आती है खटीक, ठीक है ना। उसके बाद में अन्य और भी हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो और भी हैं, जैसे कि बलाई है,
बलाई हो गया, ठीक है ना, बेड़िया हो गया, बेड़िया, ठीक है ना, लखारा और बसोड़, ठीक है ना, ये सब भी जातियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। लेकिन पहले नंबर पे जो है सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर चमार अनुसूचित जाति में पाए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर खटीक का नंबर लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसमें कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क बाय योर कमेंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। और जितने भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मध्य प्रदेश की जितनी भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पर मैं लाइव क्लास भी लेके आ रहा हूं और इनके सारे वीडियोस भी आपको अपलोड मिल जाएंगे। पहले से ही मैंने पूरा कंटेंट मध्य प्रदेश का कवर करके रखा है, तो प्लेलिस्ट से जाकर आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं मध्य प्रदेश की एससी पर, क्योंकि एससी पर अभी पूरा का पूरा शेड्यूल कास्ट पर ही मैं पूरा का पूरा बता रहा हूं, ठीक है। अगर सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति को देखा जाए तो एससी जिले वाइज देखा जाए, ठीक है ना, सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? सबसे अधिक अगर अनुसूचित जातियों की काउंटेबिलिटी देखी जाए तो सबसे अधिक सर्वाधिक, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, सर्वाधिक कहां पाई जाती है? इंदौर में। ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इसको आपको याद रखना है। सबसे अधिक सर्वाधिक इंदौर में पाई जाती है। और अगर सबसे कम देखा जाए, सबसे कम, ठीक है ना, सर्वाधिक है ना, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम वाला जिला कौन सा है यहां पर? वो है झाबुआ। झाबुआ जिला है, उसमें सबसे कम एससी के लोग यहां पर निवास करते हैं। यानी कि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक निवास करने वाला जिला कौन सा है? वो है इंदौर जिला। और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं वो झाबुआ में करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस पॉइंट, इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो बेड़िया जाति पाई जाती है, ये जो बेड़िया जाति है, ये बेड़िया जाति सबसे अधिक सागर जिले में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, सागर जिले की है ये बेड़िया जाति। और यहाँ पर वंशावाद अगर देखा जाए तो इतिहास में देखा जाए तो वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी, ठीक है ना, वंशवाद यहाँ पर वैश्यावृत्ति का काम होता था पहले, ठीक है ना। ये वंशानुगत वैश्यावृत्ति के जो कार्य हैं उसमें ये जुड़ी रहती थी पहले, लेकिन सरकार ने इस पूरी प्रथा को मिटाने के लिए एक नई योजना चलाई, ठीक है ना। ये जो बेड़िया है, मैं यहाँ पर फिर से समझाऊंगा इसको, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बेड़िया जाति है, बेड़िया जाति ये सागर में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा किसमें? वेश्यावृत्ति में सबसे ज्यादा लिप्त रहती थी पहले। उसके बाद में इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रथा से मुक्ति करने के लिए योजना चालू की थी। कौन सी? जावली, जावली योजना नाम से एक योजना चलाई थी, जिससे कि ये जो वेश्यावृत्ति का जो इनका वंशानुगत ये चली आती थी, इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना का प्रारंभ किया था, जिससे कि ये इस कुप्रथा से इनको मुक्ति मिल सके, ठीक है। इसके बाद में है अगली जाति यहां पर, वो है बसोड़। बसोड़ जाति है, इसके बारे में देख लेते हैं। बसोड़ का मतलब होता है बांस का कार्य करने वाले, ठीक है ना। बांस का जो प्रमुखता से काम करते हैं, बांस शिल्प जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप अगर इस तरीके से समझें, बसोड़ का मतलब है बांस जो मिलता है, बॉम्बो जिसे बोलते हैं, बांस शिल्प का जो काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो जाति कहलाती है बसोड़ जाति, ठीक है ना। और मुख्यतः ये जो जाति है कहाँ निवास करती है? ये करती है बालाघाट में। बालाघाट जो मध्य प्रदेश का दक्षिण में जो जिला है, वहां पर सबसे अधिक निवासरत रहती है, ये आपको ध्यान रखना है।
SC, ठीक है, SC के बारे में बता रहा हूँ आपको, शेड्यूल कास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बालाघाट में निवास करती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बसोड़ के बारे में मैंने बताया, इससे पहले आपको मैंने बेड़िया के बारे में पूरा बताया। कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग राकेश जी। राकेश जी, आज ही मैंने जो टाइम है क्लास का वो मैंने थोड़ा सा बदला है। वैसे तो सुबह में 11 से 11:30 के बीच में हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज किसी कारणवश थोड़ा सा लेट चालू किया था, तो ये मैंने 3 बजे से 3:30 के बीच में रखा था। तो 3:30 के बाद में मैंने इसका प्रोसेस चालू कर दिया था और उसके बाद में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। तो रेगुलर में ये क्लास सुबह 11 से 11:30 के बीच में ही मैं रखता हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप रेगुलर मेरी इस क्लास के साथ में जुड़ें, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो बसोड़ के बारे में मैंने आपको बताया। बसोड़ ये बांस शिल्प से जुड़ी हुई, ठीक है ना, अनुसूचित जाति है, सबसे अधिक बालाघाट में पाई जाती है। और ये जितनी भी बांस शिल्प से जुड़ी जाति है ये बसोड़ कहलाती है और बांस का काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आगे चलते हैं लिंगानुपात में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो SC है, SC का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात जो है वो कितना है यहाँ पर है 1000 में 920, ठीक है ना। यानी कि 1000 यहाँ पर मेल है और 900 यहाँ पर फीमेल है, ठीक है। तो ये ऐसी अनुसूचित जाति का यहाँ पर लिंगानुपात है। बेसिक चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑल दीज आर पॉइंट्स विच इज आई एम, ठीक है ना, यहाँ पर पूरा लिख रहा हूं। इनको आपको ऐसे ही याद करना होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट, साक्षरता। मध्य प्रदेश में अगर अनुसूचित जाति की, ठीक है ना, साक्षरता देखी जाए तो वो साक्षरता कितनी है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है 58.6%, ठीक। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो साक्षरता है वो कितनी है, 58.6% यहाँ पर साक्षर लोग रहते हैं अनुसूचित जाति में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? सबसे अधिक जो साक्षर जिला है, साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश में वो है बालाघाट। अगर SC में कोई जिला है जो कि सबसे अधिक पढ़े व्यक्ति पाए जाते हैं वो बालाघाट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। बालाघाट जिला जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिण में है, ठीक है ना। और यहीं पे सबसे अधिक ट्राइबल जाति भी निवास करती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं ट्राइबल के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा बालाघाट इसी क्षेत्र में रहती है, बहुत ही जंगल वाला और सबसे अधिक खनिज वाला जिला कहलाता है बालाघाट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मिनरल्स भी वहीं पर पाए जाते हैं। थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता रहा हूँ आपको, लेकिन सबसे ज्यादा मिनरल्स वहीं पाए जाते हैं बालाघाट में। मैंगनीज वहां पाया जाता है, कोयला वहां पाया जाता है, तांबा वहां पाया जाता है, बॉक्साइड वहां पाया जाता है। तो ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो वहां पे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में जब मिनरल्स के बारे में मैंने क्लास ली थी तब मैंने पूरा का पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है। उसकी भी मैं लाइव क्लास ले चुका हूँ, तो उसकी स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अलग अलग टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लेलिस्ट से जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस बोर्ड को अपन इरेज कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ 2 ही मैंने पेपर लिए हैं। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति के ऊपर मैं आगे इसको एलोबरेट करूंगा, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी नए मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि जितने भी मैं लाइव क्लास की वीडियोज ले रहा हूं उन सभी वीडियोज को आप लगातार देख पाएंगे, ठीक है ना। और साथ में जितने भी वीडियोज मैं बनाऊंगा वो जो अपलोड करूंगा उनके नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलेंगे। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें। और मेरी लाइव क्लास को आप सभी लोग जितने जुड़े हैं एक बार लाइक बटन दबा दें, सभी और लाइक कर दें, ठीक है। जब तक मैं इस बोर्ड को साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की SC के बारे में अभी पूरा का पूरा ये टॉपिक ले रहा हूं और SC के बारे में बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बता दी, फिर इसका रिवीजन भी करेंगे वर्बली हम,
जब क्लास को मैं एंड करूंगा देन उस समय मैं इसको पूरा रिवाइज भी करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम कम से कम 50 व्यूअर्स मेरे को चाहिए होते हैं। अभी हाल में 35 व्यूअर्स मेरे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 35-40 भी हो जाते हैं तो भी मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन कम से कम 50 व्यूअर्स तो मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्लास में अगर विद्यार्थी नहीं हो और तो पढ़ाने में उतना आनंद नहीं आता लाइव क्लास में। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी विद्यार्थी जुड़ें। मध्य प्रदेश के MPPSC और व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, और आप लगातार इन वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के बारे में मैंने पूरा आपको जितना बेसिक था वो बेसिक मैंने पूरा बता दिया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है। अब बताते हैं अनुसूचित जनजाति के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ST के ऊपर। ठीक है, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब कास्ट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एक ऐसा समूह है, ठीक है ना, पॉइंट में लिखता हूं आपको, एक ऐसा समूह जो कि एक आदिवासी मानव का समूह कहलाता है। ठीक है ना, इसको जनजाति बोल लो, ठीक है ना, या फिर आदिवासी, ठीक है ना, या फिर इसको आदिवासी बोल सकते हैं। आदिवासी मानव का समूह, आदिवासी यानी कि जंगलों में रहने वाले समूह जो होते हैं, थोड़े से जंगलों में निवास करते हैं, उन सभी को आदिवासी कहते हैं। ट्राइबल एरिया इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, ट्राइबल यानी कि बहुत ही ज्यादा निचले वाले स्तर, यहाँ पे की कनेक्टिविटी शहर से कम होती है, तो उन सभी समूहों को बोलते हैं जनजाति। वो उस जाति को बोलते हैं जनजाति के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसको अनुसूचित किया गया है, इस कारण से इसको अनुसूचित मतलब कि एक सूची बनाई गई है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना, ऐसा आदिमानस जो कि जंगलों में पाए जाते हैं, थोड़े से उनका जीवन यापन जंगली होता है और थोड़ा सा रहन सहन अलग होता है, तो उन सबको अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। ठीक है, जिनका कि विकास नहीं हो पाता है। ठीक है ना, सही तरीके से वो विकसित नहीं हो पाते हैं, तो उसी शब्दकोश के अनुसार इनको जनजाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसकी जनगणना। ठीक है ना, इसके जो सेंसस है 2011 में जब जनगणना की गई, ठीक है ना, जैसे कि मैंने अनुसूचित जाति के ऊपर बताया, वैसे ही इसके ऊपर भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। जनगणना के आधार पर अगर इसका परसेंटेज देखा जाए मध्य प्रदेश में परसेंटेज कितना है इसका, 21.1%। ये आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, एसटी का जो परसेंटेज है वो 21.1% लोग मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली यहां पर निवास करते हैं। ठीक है ना, और यहां पर 24 प्रकार की, ठीक है ना, जनजाति निवास करती है। ठीक है, 24 प्रकार की जनजाति यहां पर निवास करती हैं। ठीक है, और इन 24 प्रकार की जनजाति में 90 उपजातियां हैं, 90 उपजाति हैं इनकी। ठीक है, 24 प्रकार की जनजाति हैं और उनकी छोटी छोटी, उनको 90 उपजातियों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये मैंने परसेंटेज बताया आपको, मध्य प्रदेश में कुल 21.1%
अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अगर इसको अपन नंबर्स में जाने तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल हैं 1,53,00,000 के आसपास का 2.5 सैकड़ा हजार, ठीक है ना। ये इनका फिगर है। अगर इसका एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 1,53,00,000, ठीक है ना, 16,724। ये है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। 2011 की जनगणना के अनुसार इतने एसटी यहाँ पर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है ना। एमपी में जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की वो है 1,53,16,784 के आसपास यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और अभी 2021 में फिर से जनगणना होगी तो उस समय का ये जो आंकड़ा है, ये फिगर है, ये बदल जाएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा ही लोग यहाँ पर अभी जो जनगणना होगी उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो जनगणना में हमेशा ही वृद्धि होती है, कभी भी कमी नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली पॉइंट है यहाँ पर राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति निवास करती है। जैसे कि मैंने आपको अनुसूचित जाति में बताया था, अनुसूचित जाति में सबसे अधिक चमार जो जाति है अनुसूचित जाति में वो निवास करते हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक, ठीक है ना, जो जनजाति है जो मध्य प्रदेश में निवास करती है वो कौन सी है? वो है भील। ये आपको ध्यान रखना है। भील जो जनजाति है, ठीक है ना, ये सबसे अधिक निवास करती है, सर्वाधिक, ठीक है ना। सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, वो भील है। इसके बाद में ये फर्स्ट नंबर पे हो गई। सेकंड नंबर पे जो जाति मध्य प्रदेश में आती है वो आती है गोंड, ठीक है ना। गोंड का नंबर लगता है सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। ये भी अनुसूचित जनजाति में है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अगला पॉइंट है अगला पॉइंट क्या है इसका? लिंगानुपात, ठीक है। जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है? जैसे कि मैंने आपको अनुसूचित जाति के ऊपर बताया, वैसे ही इसके ऊपर बताता हूं। इसमें जो लिंगानुपात है वो है 975 1000 पर, ठीक है ना। इसमें 975 फीमेल्स हैं और 1000 यहां पर मेल्स हैं, ठीक है ना। ये है एसटी अनुसूचित जनजाति की। अगर लिंगानुपात के बारे में बात की जाए तो ये लिंगानुपात आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यही बनता है। इसी तरीके से मैंने एससी पे बताया था आपको, एससी में कितने 920 है और एसटी में कितने 975 है, ठीक है। सॉरी, ये क्लियर हो गया? चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। इसी के नीचे आगे आपको एसटी के ऊपर पूरा बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ये आपको? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहां पर जो रेशो है, ठीक है ना, जो रेशो है सबसे अधिक रेशो किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जो रेशो है अगर देखा जाए, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ये जरूर याद रखेगा। बालाघाट, बालाघाट जिले में सबसे अधिक रेशो पाया जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1050 महिलाएं हैं। यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल, ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। ये बालाघाट जिले में एसटी का रेशो है, ठीक है। ये पूरे राज्य का है। मध्य प्रदेश राज्य में जो एसटी का लिंगानुपात है वो 975 1000 पर है,
लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो है बालाघाट, जहाँ पे कि 1000 मेल्स पर 1050 फीमेल्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। I'm sorry। अगला जो पॉइंट है वो है किस जिले में सब सर्वाधिक जो जनजाति है वो किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है? वो है धार। धार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग, ठीक है ना। सबसे अधिक जनजाति अगर कहीं पाई जाती है तो वो मध्य प्रदेश के धार, जो कि मालवा के पठार में इंदौर डिवीजन में पड़ता है। ये जरूर याद रखना, ये कहाँ पड़ता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है धार, इंदौर से लगा हुआ है। वहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजाति निवास करती हैं वो है सबसे अधिक वो है 3 जनजातियां। ठीक है ना। पहली जो है मैंने आपको बता चुका हूं, भील है। दूसरी कौन सी है? दूसरी गोंड है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है कौल। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों हैं, ये लाइन क्रमबद्ध तरीके से है। फर्स्ट नंबर पे भील आती है जो कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर गोंड का नंबर लगता है, फिर कौल का नंबर होता है, कौल जाति। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब इन जनजातियों को अपन वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करता हूं मैं यहां पर। मध्य प्रदेश में अगर वर्गीकरण किया जाए, ठीक है ना, तो एक समूह के रूप में देखा जाए तो एक समूह के रूप में सबसे अधिक अगर जनजाति का रेशो है तो वो है कौन सी जाति? गौंड जाति। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर समूह के रूप में रहने वाली कोई जनजाति है तो वो है गौंड जनजाति। ठीक है ना। और एक जनजाति के रूप में लिखा जाए, एक जनजाति के रूप में, तो सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? वो भील की जनजाति है। ठीक है, इसको मैं यहां पर अलग से लिखता हूं। ठीक है, एक जनजाति के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सी है? सबसे अधिक भील जाति पाई जाती है यहां पर। ठीक है, और अगर एक समूह के रूप में, ठीक है ना, एक समूह जनजाति के रूप में देखा जाए इसको, ठीक है ना, के रूप में देखा जाए तो गोंड, जो गोंड है वो मध्य प्रदेश में है, इनका पहला स्थान लगता है ना, पहला स्थान है इसका। सर्वाधिक अगर एक समूह के रूप में जनजाति के रूप में किसी जाति का नाम, जनजाति का नाम लिया जाता है मध्य प्रदेश में तो वो गोंड है। ठीक है, ऐसे याद रखना। और एक जनजाति के रूप में भील जनजाति है। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी अनुसूचित जनजाति के ऊपर में और भी मैं काफी कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग लगातार मेरी इस क्लास के साथ में जुड़े रहें, और जितने भी नए अभी विद्यार्थी जुड़े हैं मेरी इस लाइव क्लास से, वो मेरी लाइव क्लास को एक बार लाइक कर दें और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मध्य प्रदेश के
व्यापम से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, व्यापम में जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और एमपीपीएससी में, उन सभी टॉपिक्स को मैं अपनी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के जरिए लेके आता हूँ। लाइव क्लास भी है और वीडियो भी लेके आता हूँ, तो आप सभी लोग वो सारे टॉपिक्स मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में कौन कौन सी जनजाति हैं जिनको की पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ठीक है ना, पिछड़ी जनजाति। केंद्र सरकार के द्वारा, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं ऐसे जो मैं लिख रहा हूं। केंद्र सरकार के द्वारा 3 जनजातियों को क्या किया है, यहां पर पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। पिछड़ी जनजाति घोषित किया हुआ है यहां पर। ठीक है, घोषित किया है। वो कौन कौन सी हैं? वो है पहली बेगा, दूसरी कौन सी है? दूसरी है सहारिया, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है भारिया। ये 3 जनजाति जो हैं, ये तीनों जनजातियों को केंद्र सरकार ने एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इनको घोषित किया है। ठीक है ना, विशेष लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इनको घोषित किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जिनको की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे अगला पॉइंट, अगर इनको अपन एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहां पर मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र हैं यहां पे कि ये निवास करती हैं। ठीक है ना, 3 कौन कौन से? एक तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, और तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है ना, 3 क्षेत्र हैं यहां पर ये निवास करती हैं। ठीक है ना, क्षेत्र अनुसार, ठीक है ना, जनजातियों का विवरण लिख सकते हैं आप। जनजातीय का मैं विवरण दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, वो क्या है? पहला है उत्तर पूर्वी की जनजातियां। अच्छा, उत्तर पूर्वी की जनजाति कौन कौन सी कहलाती हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन कौन से कहलाते हैं? अगर देखा जाए तो उत्तर में देखा जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है सीधी, शहडोल, ठीक है ना, जबलपुर हो गया। जबलपुर के बाद में रीवा, सतना है। ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर कौन सी जाति निवास करती है इसको मैं अलग कलर से आपको बताता हूं यहां पर। ठीक है ना, यहां पे जो जाति निवास करती है वो कौन कौन सी हैं इन पूरे क्षेत्रों में? वो है माडिया, ये उपजाति हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। माडिया, अगारिया, पनिका, खेरवार। ठीक है ना, ये सभी जनजाति के लोग यहां पर निवास करते हैं। ठीक है, और एक और है कोल। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से यहां पर जो जनजाति है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वो है कोल, यानी कि सबसे अधिक कोल जनजाति के लोग यहां पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक, सर्वाधिक कोल जनजाति के लोग यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट यहां पे? चलो, पहला मैंने क्षेत्र बताया आपको। पहले क्षेत्र में मैंने क्या बताया? उत्तर पूर्वी ये क्षेत्र है
ठीक है, क्षेत्र क्षेत्र अनुसार मैंने यहाँ पर जनजाति का विवरण है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कि सीधी, शहडोल, जबलपुर, रीवा, सतना, यहाँ पर मांडिया, अगारिया, पनिका, खेरवार और कोल जनजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। जहाँ पे कि सर्वाधिक अगर कोई जनजाति पाई जाती है इन क्षेत्र में तो वो कोल जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जनजाति पर। ठीक है ना, दूसरा मैंने कौन सा क्षेत्र बताया था आपको? दूसरा बताया था आपको दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है ना, दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा बेल्ट आता है? मध्य प्रदेश में अगर दक्षिणी बेल्ट देखा जाए तो दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको उसको यहाँ पर और एलोबरेट करूंगा। कमेंट करें दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं। मध्य प्रदेश का अगर साउथ एरिया देखा जाए तो साउथ में कौन कौन से जिले आते हैं? आप में से कोई बताए। चलिए मैं बताता हूं, यहां पर इसको अलग कलर से मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा। ये लीजिए, ग्रीन में देते हैं। दक्षिण क्षेत्र पहला हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दूसरा हो गया दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में जो अंतर्गत जिले आते हैं वो कौन से कहलाते हैं? मंडला, मंडला दक्षिण में आता है। बालाघाट ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिण में है जो कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। सिवनी ये भी दक्षिण में है। छिंदवाड़ा ये भी दक्षिण में आता है। बैतूल ये भी दक्षिण में आता है और होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिण में आता है और यहां पर कौन सी जाति निवास करती है ये भी मैं आपको यहां पर लिखूंगा। जैसे कि यहां पे मैंने बताया था आपको उत्तर पूर्वी में जो जाति निवास करती है वो पूरा मैंने यहां पे बताया। इसी तरीके से दक्षिण क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है ना, वो कौन सी है? भारिया, भारिया हो गई। बेगा, बेगा, कोरकू, कोरकू यहां पे निवास करती है। गोंड मध्य प्रदेश की समूह के रूप में अगर सबसे अधिक कोई जनजाति निवास करती है तो वो कौन सी है? गोंड जनजाति, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो ये बेगा, भारिया, कोरकू और गोंड ये सबसे अधिक जाति यहां पर विशेष रूप से निवास करती है। ठीक है, इसमें जो मंडला है, ठीक है ना, मंडला में सर्वाधिक रूप में जो जाति निवास करती है वो है बेगा। अगर जिलावार देखा जाए तो मंडला में बेगा जनजाति के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरीके से भारिया, भारिया जनजाति के लोग कहां पर? छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा में जो बिल्कुल गहरी पट्टी है, एकदम गहरी एक खाई है, 1000 मीटर गहरी खाई है, वहां पर सबसे ज्यादा घना जंगल है और यहाँ पे कि सूर्य, ठीक है ना, सूर्य अस्त भी मतलब सनसेट भी लेट होता है, सबसे पहले हो जाता है और सनराइज लेट होता है, यानी कि सूर्य उदय भी लेट होता है। इतना गहरा है कि वहां पे सूर्य की किरणें बहुत कम समय तक पहुंच पाती हैं। तो वहां पर सबसे अधिक कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो वो है भारिया जनजाति के लोग। ठीक है, और वो छिंदवाड़ा में ही है, वो पूरा गहरा बेल्ट, इसको आपको याद रखना है। अगली जो जनजाति है दक्षिण क्षेत्र की वो है कोरकू। ठीक है ना, अब इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये सबसे ज्यादा निवास करती है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये होशंगाबाद से लेके जो पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र है, पूर्वी निमाड़, पूर्वी निमाड़ कौन सा कहता है? खंडवा, वहां तक कोरकू जनजाति के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और मेरी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें आप। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, दोनों जनजाति बता दी मैंने। अब अगली जनजाति मैं आपको ऊपर में बताऊंगा, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अगली जो जनजाति है वो है पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति। पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति कौन कौन सी हैं?
और पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, एक बार मेरे को कमेंट करके ये भी बता दें। पश्चिमी क्षेत्र के जिले, मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में अगर आपने पूरी जानकारी ली है, पूरे क्लियर हैं, तो आप मध्य प्रदेश के पश्चिम के जिलों के बारे में एक बार फटाफट कमेंट कर दें। फिर मैं बताऊंगा कि पश्चिम के कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। आई एम सॉरी। चलिए, अब अगला क्षेत्र जो है वो है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में सिंपल सी है। पश्चिम में जो जिले कहलाते हैं, एक तो पश्चिमी निमाड़ मान के चलो, जो पश्चिमी निमाड़ है वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है। पश्चिमी निमाड़ कौन सा होता है, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें पश्चिमी निमाड़ में? एक तो बड़वानी आता है और एक खरगोन आता है और आगे देखा जाए तो और कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर? बड़वानी, खरगोन, झाबुआ और कौन सा है? अलीराजपुर। ये सभी जिले, और एक और है, क्या है? धार भी पश्चिम में ही आता है। एक और जिला आता है वो है रतलाम। तो ये पूरे के पूरे जो जिले हैं ये पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं, यहाँ पे कि ये पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति निवास करती हैं। अब पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं, ये भी मैं यहाँ पर आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। कौन कौन सी जनजाति? सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर निवास करती है वो है भील। ठीक है ना, इसको मैं अलग अगले कलर से मैं आपको बताऊंगा। कौन सी? भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। भील के बाद में और कौन सी जनजाति है यहाँ पे? भिलाला, इसी की उपजाति भिलाला। ठीक है ना, ये दो ही जनजाति यहाँ पे विशेष रूप से अधिक मात्रा में यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, जो यहाँ का सबसे भील जातियों का बहुत ही प्रमुख त्योहार है यहाँ पर। कौन सा त्योहार है यहाँ पे मनाया जाता है? आप में से कोई बताएगा? होली के समय में मनाया जाता है, वो भील जनजातियों का त्योहार है, वो यहाँ पर प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बताएगा आप में से कोई? भगोरिया, भील जाति का जो भगोरिया है, भगोरिया उत्सव, वो यहाँ पर सबसे अधिक मनाया जाता है। ठीक है ना, और ये सबसे अधिक निवास जो करती है भील जनजाति, ये कहाँ पर निवास करती है? धार। ठीक है ना, धार जिले में सबसे अधिक विशेष रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो भील जनजाति है ये सबसे अधिक सर्वाधिक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सर्वाधिक भील जनजाति धार जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने क्षेत्रवार तरीके से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में इस क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको और एलोबरेट करूंगा। हाँ, इनके जो उत्सव हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको पूरा बताया नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें क्या ना कि एक एक जाति के ऊपर विशेष रूप से जब मैं अगली क्लास आपके लिए लेके आऊंगा जनजाति और जातियों के ऊपर, तब हम उसमें उनके जो नृत्य हैं, उनके जो प्रमुख त्योहार हैं, उसके बारे में पूरा क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर एक ही क्लास में बताऊंगा तो बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुत सी जातियां हैं, उन सभी के बारे में प्रमुखता से वो कौन सा त्यौहार मनाती हैं, किस तरीके की वेशभूषा धारण करते हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ये सब बताने में काफ़ी समय जाएगा। अनुसूचित जनजाति में जैसे बेगा है, पारदी है, पनिका है, ठीक है ना, कोरकू है, गोंड है, भील है, बहुत सी जातियां हैं, तो सभी के बारे में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इन सभी के बारे में मैं अगली जो क्लास लूँगा उसमें मैं पूरा का पूरा क्लियर करूँगा कि कौन सी जाति में कौन कौन से प्रमुख रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन कौन सी प्रथा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है।
ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको मेरा ये वीडियो में जो लाइव क्लास मैंने बताया वो पूरा क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? क्लियर है ना? चलिए, तो इस क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करूं, ठीक है। 3:30 बजे से मैंने ये क्लास ली थी और 4:30 बज चुके हैं, ठीक है। तो एक घंटे के आसपास ये पूरी क्लास होने को जा रही है। अगली क्लास में मैं आपको कल फिर लूंगा मैं, ठीक है ना। उसमें मैं अगला सब्जेक्ट लूंगा, उसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन कर अभी बता देता हूं कि अगला सब्जेक्ट क्या होगा। मध्य प्रदेश की मैक्सिमम टॉपिक्स वैसे मैंने कवर किए हैं। मध्य प्रदेश की खनिज के ऊपर भी मैंने लाइव क्लास ले चुका हूं, उसकी भी स्ट्रीम मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के जितने की प्रमुख मेले हैं और प्रमुख त्योहार हैं उनके ऊपर भी मैं लाइव क्लास ले चुका हूं। अभी पिछले एक हफ्ते में लगातार क्लास ले रहा हूं, तो उसमें ये सारी लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लूंगा प्रमुख फसलें। अगली जो लाइव क्लास होगी वो होगी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं उसके बारे में आपको पूरी लाइव क्लास लेने जा रहा हूं, तो उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का कांस्टेबल, मध्य प्रदेश की पटवारी और अभी आरक्षक का जो पेपर आने वाला है कांस्टेबल का, प्रहरी का अभी नोटिफिकेशन आ चुका है दोबारा से, क्योंकि बीच में पोस्टपोन हो गया था। 11 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक लगातार ये पेपर होने वाले हैं, तो इनकी भी मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट से वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी पूरी की पूरी ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फसलों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो शिफ्ट बाय जो भी पेपर होते हैं उसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डीपली ही पूरा अपने को जीके क्लियर होना चाहिए। तो लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, प्लेलिस्ट से जाकर आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। मैक्सिमम टॉपिक मैंने डीपली कवर कराए हैं, उसमें सारे फैक्ट क्लियर हैं, तो you can watch all my videos if you are going to be study about व्यापम and MPPSC. Got it? So not to worry about it. मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और लगातार मेरी लाइव क्लास में आप आएँ, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे, देन यू कैन वॉच इमीडिएटली ऑल द टॉपिक। ओके, चलिए अगली जो लाइव क्लास मैंने आपको बता दी फसलों के ऊपर होगी, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, ठीक है। और इसमें मध्य प्रदेश की कृषि के ऊपर भी मैं पूरा का पूरा आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो कृषि का क्षेत्र वो कैसा है और कितने प्रतिशत लोग मध्य प्रदेश की जो कृषि पर निर्भर करते हैं, और कौन कौन से यहाँ पर कृषि में फसल होती है और कौन कौन सी यहाँ पर मौसम में कौन कौन सी फसल ली जाती है, ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है ना। गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, चना, ये सब चीजें यहाँ पर प्रमुख रूप से सोयाबीन का स्टेट कहलाता है अपना मध्य प्रदेश, तो इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा कौन से क्षेत्र में